पारंपरिक सम्मान से आज मैं कानपुर राजकीय इंटर कॉलेज में हूँ और मेरे साथ है यहाँ के प्रबंधक भजनलाल पाल जी। पाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मनुवादी व्यवस्था ने 6742 जातियों में हम लोगों को बांट कर करीब 3% के लोग सत्ता में हैं। ये 6742 जो जातियां हैं, इनको कैसे एकजुट किया जाए, इस पे कुछ बताएंगे आप? सम्मानीय एहसानुल्लाह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विद्यालय में आप आए और आपकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं। मेरा जो मानना है या मेरा जीवन का जो अनुभव है, उसको देखते हुए आज देश में त्राहिमाम मचा हुआ है। हमारे देश की मनुष्यों की पूर्व के हमारे जो नेता लोग रहे हैं या समाज सुधारक रहे हैं या मठों के मठाधीश रहे हैं, इन्होंने एक सामाजिक व्यवस्था देश में कायम की थी और उस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारे संपूर्ण समाज को 4 वर्णों में बांटा है। एक सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, उससे थोड़ा सा नीचे क्षत्रिय, उनसे थोड़ा नीचे वैश्य और सबसे नीचे पायदान पर शूद्र रखे गए। मैंने जो अध्ययन किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, मुख्य रूप से ब्राह्मण, सदियों से इन्होंने शिक्षा पर अपना संपूर्ण अधिकार रखा और समाज को पढ़ने का मौका नहीं दिया। यदि सूझबूझ से, अपनी विद्वत्ता के बल से यदि ये समाज को बहुत अच्छा बनाना चाहते थे, तो शिक्षा एक ऐसी कड़ी है जिससे आदमी के बंद द्वार खोलते हैं। तो इन्होंने बंद द्वार खोलने का काम नहीं किया, केवल शिक्षा को अपने पास रखकर जितना अपना वर्ग था इनको ही शिक्षित किया, शेष पूरे समाज को इन्होंने अशिक्षित बना दिया और विभिन्न जातियों में बांटकर मुख्य रूप से शूद्र जो नाम दिया गया है, इसकी पॉपुलेशन शुरू से ही बहुत अधिक रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मिलकर जो इस समय कैलकुलेशन में आ रहा है कि ये 15%। वास्तव में मुझे ये जानकारी नहीं थी कि ये सब मिलकर 15% देश को चला है। आज से नहीं, बहुत समय से देश को एक बढ़िया बनाना है, अच्छा बनाना है, तो शूद्रों को संगठित होना पड़ेगा। इन पर ढाए गए अत्याचारों को याद कर हम बदले की भावना से काम न करके इन्हें सबको शिक्षित बनाने का कार्य करें, ताकि समाज में एक रूपता आ जाए। इन उच्च वर्गों से भी हमारा आग्रह है कि अपने को पहचाने, जो कुछ अन्याय हुए हैं सदियों से अब तक, उन पर कंट्रोल करें और यदि ऐसा नहीं होगा तो इस समाज में विघटन होना बहुत जरूरी सा मैं समझ रहा हूँ और निश्चित रूप से इसके खिलाफ विद्रोह होगा। यदि इस विद्रोह को बचाया जाना है तो जो हमारे सत्ता में लोग हैं उन्हें सामाजिक परिवर्तन करना चाहिए और संविधान में ऐसे सब वो नियम लागू करने चाहिए जो शूद्रों पर का भला हो। अभी हाल में प्रधानमंत्री जी से पूरे देश के लोगों ने आग्रह किया था कि राष्ट्रीय जनगणना होनी चाहिए, तो हमारी ये सरकार राष्ट्रीय जनगणना से क्यों पीछे हट रही है? इससे मुझे लगता है कि सरकार की मंशा सही नहीं है। जिस तरह की व्यवस्था चली आ रही है उससे भी भयंकर व्यवस्था को लागू करने का एक चेष्टा की जा रही है। इस चेष्टा को रोका जाना इस देश के हित में बहुत जरूरी है और शूद्रों का कैसे भला हो, इस पर सरकार का चिंतन करना चाहिए। ज़्यादातर हम टीवी में देखते हैं, लोगों के संवाद होते हैं, तो सवर्ण लोग एक बड़ी शालीनता से, अपनी चतुराई से, अपनी विद्वत्ता की वजह से कह देते हैं
कि इन सूत्रों को हम देश की मुख्यधारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं। सदियों से जो दबे कुचले हैं उनको अभी तक आप मुख्यधारा में नहीं जोड़ पाए, अब आप जोड़ने का कार्य करते हैं। इन्हें जोड़ा जाना चाहिए पहले से। आरक्षण लागू है, पिछड़ों की भी जनसंख्या हमारी विधानसभा में, लोकसभा में सूत्रों की जनसंख्या जाती है, लेकिन इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं चाहूँगा देश को अगर अच्छा, बहुत अच्छा बनाना है और सम्मान दिलाना है अंतर्राष्ट्रीय दिशा में, तो सूत्रों की ओर विशेष ध्यान सरकार को देना चाहिए। यदि नहीं दिया गया तो भविष्य में क्या होगा ये तो सरकार ही बताएगी। समाज में बहुत विद्रोह है। इस समय मैं समझता हूँ कि समय की पुकार है, जिसकी जितनी जनसंख्या से के हिसाब से साझेदारी है उसका उनको हिस्सा दे देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करें। सरकार तो हम ही लोग बनाते हैं और वक्त का ये तगादा है कि हम एक नई रास्ता बनाए। ये जो भी सरकारें हैं वो मनुवादी व्यवस्था की पोषक हैं और इसमें ये शूद्र समाज ये चाहता है कि हमारा भला हो, तो संभव नहीं है। तो ये सारे शूद्र समाज जो हैं उनको एकजुट होकर एक नई धारा की पहल करनी होगी, एक नए भारत की निर्माण करना होगा, क्योंकि ये देश ही शूद्रों का है और रहेगा। उसको कुछ समय के लिए तो बदला के बदला जा सकता है, लेकिन यहाँ का जो शूद्र है वो अब जाग रहा है। निश्चित रूप से एक नए भारत का निर्माण होगा। बात साहब आपका बहुत बहुत